नमस्कार, आप देख रहे हैं आप 24/7। मैं हूं समीर और आज दूसरा दिन है 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का, जो कि मार्वा स्टूडियोज़ में हम मना रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं जब विज्ञान की, तो विज्ञान के साथ आता है तर्क, और तर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता है वो अलग रह जाती है, क्योंकि अगर वो नहीं होती और केवल विज्ञान और तर्क की बात होती तो जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का इंसिडेंट हुआ वो नहीं होता अगर वहाँ थोड़ी भी संवेदनशीलता होती। एक संवेदनशीलता जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वो एक अच्छा लेखक जो है वो बन सकता है और अच्छे से साहित्य के ऊपर जो है वो आगे लिख सकता है। ऐसे ही एक महानुभाव से आपको मिलाता हूँ। मेरे सामने मौजूद हैं श्रीमती सुजाता शर्मा जी। मैम, बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे। एक चीज़ मैम आपसे जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि जो विज्ञान है वो सिर्फ तथ्यों के बारे में है, उसमें कहीं भी ज़्यादा जो है वो एक अलग तौर से जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उसका कहीं ज़्यादा आपको जोर दिखता नहीं है। वहाँ से लेकर आप खुद प्रोफेसर हैं, मैं बता दूं मैम प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स में, एम्स में, और इसके साथ साथ आपकी दिलचस्पी है वो मोलेक्युलर जो मेडिसिन है उसमें है और बाकी चीज़ों में। आप यूट्यूबर भी हैं, तो ये सारी चीज़ मैम आप फैक्ट्स में ज़्यादा हमेशा पूरे दिनचर्या आपका फैक्ट्स के आसपास रहता होगा। इसमें जो सेंसिटिविटी है वो कैसे आई और कैसे आपने सोचा कि हाँ अब मुझे जो मेरे आसपास की चीज़ें हैं उनको लेकर मुझे लिखना भी है और समाज को, क्योंकि जो साहित्य है वो समाज का ही दर्पण है, समाज को ही सिखाता है कि कैसे रहना है, क्या कुछ कठिनाइयाँ उसे दिखाता है, तो वो चीज़ कैसे आई मैम उसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये एक मिथ है कि जब जो साइंटिस्ट होता है या कोई डॉक्टर होता है जो अपने रिसर्च लैब में बैठा होता है तो वो सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं है। एक्चुअली जब हम कोई भी रिसर्च का कुछ प्लान करते हैं तो जैसे एम्स में हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एक डिसीज़ को लेकर हम आगे चलते हैं और डिसीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको लेके आगे वैसे तो लगते हैं कि ये बस फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, बट क्या होता है कि इतना ज़्यादा हमें पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा गहराई में उतरना पड़ता है और वो फीलिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपको बहुत अटैच होना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट्स को देखते हैं जिनको वही डिसीज़ हुआ होता है और उस खाली अगर हम कोल्डली उस चीज़ को देखें तो हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो हमें उस एक संकल्प करना होता है कि हमें इस डिसीज़ को हराना है। बिल्कुल। और जब वो संकल्प आता है, वो सेंसिटिविटी संकल्प लेकर आता है और फिर वो एक जज्बा आता है कि रोज़ सुबह उठकर जाके काम करना है और लोगों जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे काम करवाना है और फिर धीरे बहुत टाइम लगता है। किसी भी ड्रग्स को, किसी नई दवाई को लेकर आना मार्केट में, उसमें बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत रिसर्च चलती है और उसके लिए आपको एक टीम वर्क और एक अच्छा लीडर बन के दिखाना होता है। तो उसके लिए सारी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं समाज में, बट वो एक्चुअली मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी मेरी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स रही हैं उनको लेकर मैं बहुत इमोशनल रही हूँ। जब मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था तो मैं बहुत रोती भी थी, फिर कई बार मुझे लगता था छोड़ भी दूँ, फिर मैं वापस आती थी। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी उसमें मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे थोड़ा रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर हों। बिकॉज क्या है ना कि हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड इवन डॉक्टर्स तक सीमित है, बट जो रिसर्च वर्क होता है उसको लोग नहीं देखते, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं उतना नहीं दिया जाता। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि इन्हीं 2-3 फील्ड्स में की ही बातें होती हैं, बट एटलीस्ट लाइक अ लार्ज परसेंटेज होता है जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं और उनका काम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप और कंट्रीज़ में देखो, जैसे जर्मनी वगैरह में देखो, वहाँ रिसर्च स्टूडेंट्स को या प्रोफेसर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज उनका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। नए आइडियाज़ लेकर, क्रिएटिवली उनको लेकर आना, उनको सॉल्व करना। बट हमारी कंट्री में मोस्टली और जो थोड़े से फ्लैशियर फील्ड्स हैं उनको देखा जाता है। हाँ, जबकि मेन मेहनत जो है वो भी रिसर्च में ज़्यादा लगती है, में ही ज़्यादा जो तवज्जो भी है वो उसे देनी चाहिए। राइट। अच्छा, इसके अलावा मैम आपकी जितनी भी बुक्स हैं, मैम की काफ़ी बुक्स हैं, जैसे द ड्रैगन फ्लाइज प्रॉमिस, और इसके अलावा जो आपने और भी लिखी तुम्हारा भूलू, जो और चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रशंसा भी मिली, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत मैम जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो। और इसके अलावा यही मुझे कहना है कि मैम इन सब में कहीं ना कहीं जो आपका प्रकृति की तरफ प्रेम है वो साफ झलकता है। और
जैसा मुझे आपकी एक नई किताब जो आपने मुझे अभी बताई, कन्वर्सेशंस विद शंभू, इसमें मुझे साफ पता चला है 2 दोस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रकृति में, जैसे ये डॉग मुझे देखने को मिल रहा है, उसका जो संक्षिप्त है, जो उसका जो मिलाप है वो ज़रूर है। तो आप उसके बारे में बताएं कि जो नेचर के साथ आपका कन्वर्सेशन है या जो कनेक्ट आप फील करते हैं वो कैसे आया, और क्योंकि हम जितने भी आपकी जो प्रकाशित हुई किताबें हैं उनमें सब में ये दिखता है, तो वो कनेक्ट कैसे आया उसके बारे में बताएं। बिना नेचर से कनेक्ट हुए आई थिंक हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं। बिल्कुल। अगर हम नेचर से दूर हो जाएंगे तो हम इतने मटीरियलिस्टिक, इतने ज़्यादा जो सतह पे रहते हैं ना सुपरफिशियल लोग, वो हो जाएंगे। और नेचर से कनेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे अंदर हमेशा से था, नेचर एंड इमेजिनेशन। तो जो जैसे ये बुक है कॉन्वर्सेशन विद शंभू, ये मैंने तब ये आइडिया आया मुझे जब मैंने देखा कि कितने सारे जो बच्चे हैं, यूथ है जो हमारा, दे आर डिप्रेस्ड। सब कुछ मिल जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक AIR 1 था जो नीट में, ही अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड, एंड यू वंडर, और उसने दिल्ली सबसे जो टॉप मोस्ट दिल्ली का मेडिकल इंस्टीट्यूशन था उसमें दाखिला लिया था, ये सोच के कि मुझे आगे का कोटा, मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग थी। डिस्पाइट दैट ही इवन गॉट इट, उसको रेडियो डायग्नोसिस मिला जो बेस्ट ब्रांच मानी जाती। फिर कौन सी कमी थी लाइफ में, तो वो चीज़ों को मैंने इस बुक में एड्रेस किया है कि बच्चों को बस ये सिखाया जाता है जब से बच्चे होते हैं छोटे से कि आगे चलो, सबसे कॉम्पीट करो, सबसे और ऑल्सो ये जो फील्ड्स हैं जो बड़े टॉप रैंकिंग माने जाते हैं उन्हीं में ट्राई करो। साइंस लो, कॉमर्स में जाओ, आर्ट्स को लोग सोचते हैं नहीं रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम खुद जो हैं वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करते हैं, पहले नहीं, अब फिर भी लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं, उनमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पर पहले सच में इंजीनियर बने, आप लॉयर बने, डॉक्टर बने, वो चीज़ें हैं। पर जैसा कि आपने कहा आप खुद बाद में ऑथर बने, तो मेरे ख्याल से जो पैशन है वो जो है वो इंसान को पहले देखना है। ऑल्सो क्या होता है कि पेरेंट्स को मोस्टली ये लगी होती है कि हमें जाके बोस्ट करना है अपने सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा किया। कोई ये नहीं देखता कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बुक है वो उसी के ऊपर है कि जब ये टॉप रैंकर बच्चा इतना डिप्रेस्ड हो गया कि वो सस्पेंड हो गया स्कूल से, बिकॉज ही कुड नॉट कोप। ओके। उसे कोप नहीं हुआ सिस्टम से, जो बिल्कुल ही टॉप पे रहता था, सबकी प्रशंसा पाता था, सडनली उसको डिप्रेशन होने लगा और उसे ये नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है। जब उसे पता ही नहीं है वो दूसरों को कैसे, पेरेंट्स को कैसे बताएगा, और पेरेंट्स को लगता है मैंने तो सब कुछ दे दिया इस बच्चे को, तो इसको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये उसकी कहानी है कि एक दिन वो किसी गार्डन में, मतलब सस्पेंड होकर वो गार्डन में जाता है, उसे एक और लड़का मिलता है जो जिसका नाम शंभू है। ओके। एंड वो एक मिथिकल कैरेक्टर है। ओके। आप चाहो तो उसे शिव समझ लो, आप चाहो तो कोई लड़का था जो आया, बट जो सिर्फ मार्गदर्शन के लिए, राइट, एंड दे जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। That's उसी के ऊपर पूरा एंड पूरा उसने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। वाओ। तो क्या मैम हम ये समझ सकते हैं, जैसा आपने बताया कि लोग आजकल मटेरियलिज्म की तरफ इतने आकर्षित हो गए हैं कि सिर्फ वो, जैसे आपने नेचर भी एक बार को बताया, जैसे मैं खुद का अपना एग्जांपल दूं, तो जब तक लेट्स से मेरे फादर को गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो जब तक मैंने कभी उसे किया नहीं, मुझे लगता था क्या पापा बार बार कहते हैं इसको पानी देने के लिए, पर जब 3-4 दिन मैंने किया, चौथे दिन जब वो मुरझाने लगे, मैंने पानी नहीं दिया, तब खुद एक अंदर से आप उसे एक मदर फीलिंग कहें कुछ, अंदर से एक आती है जो नर्चरिंग वाली फीलिंग है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हर इंसान के अंदर है, पर आज के आधुनिक तौर पे हमने कहीं ना कहीं उसे एक बैक स्टेप पे ले गया है। एब्सोल्युटली। तो उसको अब जैसे आपने अपना एग्जांपल बताया, कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे कि करो आप गार्डनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मोस्टली कहेंगे कि छोड़ो, जाके अपनी पढ़ाई करो, मोस्टली यही बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों से कहें कि किताबें छोड़ो, थोड़ी गार्डनिंग करो। मैम समय की थोड़ी पाबंदी है, एक आखिरी चीज़ पूछूंगा। आज के दौर में जहां हमारे पास यूट्यूब है या और माध्यम भी हैं, उसमें जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो आपको पता है इतनी प्रॉफिटेबल रह नहीं गई है, तो फिर भी आपका प्रोत्साहन कैसे इस तरफ बढ़ा कि आपको अपनी बुक पब्लिश करानी है, जब लोग जो हैं वो फाइनली अब ऑडियो बुक्स का ज़माना ज़्यादा है और उन सब की तरफ जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई या आपने आगे क्या सोच रखा है उसके बारे में बताएं। पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फेमस होना, सबसे पहले तो जो मैं है उसको पीछे रखना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि चाहे मुझे कोई भी पब्लिशर मिले, बट अच्छी तरह उस चीज़ को प्रेजेंट करे। यू डोंट हैव टू गो कि जो ट्रेडिशनल फेमस पब्लिशर्स हैं
उनके पास जाने की कोई जरूरत सॉरी नहीं टू इंटरप्ट, बट मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के सबसे लेखक बड़ी, के साथ है। हाँ। वो चाहते हैं कि सीधा पेंगुइन एंड जो कि बड़े बड़े बिल्कुल, दे पब्लिशर्स वांट टू गेट फेमस इन वन मिनट, बिल्कुल बट इट डज नॉट मैटर। आपकी किताब बाहर आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, और बेस्ट इज जो आपका पब्लिशर है वो आपकी बात समझे, उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करे, उसमें इंटरेस्ट हो मार्केट। बिल्कुल। जैसे आई एम लकी टू हैव फाउंड सच अ पब्लिशर, एनेक्डोट पब्लिशिंग, सो आई फाउंड दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनी, काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। Wow. और फिर मुझे ये फर्क नहीं पड़ा, मैं ये वरी नहीं कर रही कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। मुझे पता है बुक में दम है तो जाएगी, अपने आप चलेगी, और दम नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात है। आप किसी से भी उसका लॉन्च करा लो, कुछ नहीं होने वाला। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। वी रियली विश कि जो आपकी नई बुक है उसे सबका प्यार मिले। जिस तरीके से आपने मुझे बताया, मैं तो सबसे पहले से पढ़ने वाला हूँ। आगे और वीडियोस के लिए देखते रहें आप 24/7। थैंक यू।